पंजाब के बरनाला जिले के शहना ब्लॉक की बात है। सुबह के 5 बजे थे। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे और छोटी सी दुकान भी चलाते थे, घर से निकले। वो मंदिर नहीं, गैस एजेंसी जा रहे थे, क्योंकि उनके घर में पिछले 3 दिन से गैस खत्म थी। उनकी पत्नी भी बीमार थी। वो लाइन में लग गए। उन्हें 25 नंबर मिला। धीरे धीरे लाइन बहुत लंबी हो गई। 100 से भी ऊपर लोग हो गए। धूप भी तेज हो गई। कई घंटे खड़े रहने के बाद वो बहुत थक गए। करीब 10 बजे के आसपास वो एक खाली गैस सिलेंडर पर बैठ गए। फिर अचानक नीचे गिर पड़े। उन्हें हार्ट अटैक आया और सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अब ये पूरे भारत की हालत बन गई है। हर जगह गैस के लिए लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के बुजुर्ग मुख्तार अंसारी भी गैस लेने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक वो गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, CPR भी दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में 36 साल की माया रानी की हालत बहुत खराब है। वो पिछले 4 दिनों से रोज अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर गैस एजेंसी जा रही हैं। घंटों लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आती हैं। उनके पति दिहाड़ी मजदूर हैं, वो काम छोड़ नहीं सकते। माया रोते हुए कहती हैं, बहुत बुरा हाल है। हम दिन में बस एक बार बाहर से खाना खा रहे हैं। अपनी बच्ची के लिए दूध उबालने के लिए भी मुझे पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ रही है। एक तरफ आम लोग सड़क पर गैस के लिए परेशान हैं, कहीं मौत हो रही है तो कहीं लोग भूखे हैं, और दूसरी तरफ 12 मार्च 2026 को देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में कह रहे हैं, घर की गैस की कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। जो भी दिक्कत दिख रही है वो सिर्फ लोगों की घबराहट और अफवाह की वजह से है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. LPG production has been increased by 28%. क्या ये सच में सिर्फ लोगों का डर है या फिर गैस सप्लाई सिस्टम की बड़ी गड़बड़ी? आज इस वीडियो में हम सीधी और साफ भाषा में पूरी सच्चाई समझेंगे, जो आपको टीवी के शोर में नहीं दिखती। हम जानेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर भारत तक आ गया और करोड़ों घरों में गैस की किल्लत हो गई। हम ये भी समझेंगे कि सिस्टम कहां फेल हुआ, किस वजह से लोग फिर से लकड़ी और गोबर के धुएं में खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं, और साथ ही हम सरकार की नीतियों की सच्चाई और उस काले बाजार को भी दिखाएंगे जो इस हालत में लोगों से पैसे कमा रहा है। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। इस बड़ी मुसीबत की असली वजह भारत में नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की गर्म होती राजनीति में छुपी हुई है। 28 फरवरी 2026 का दिन था। अचानक यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जोरदार हवाई हमला शुरू कर दिया। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया बड़ा सैन्य ऑपरेशन था, जिसमें कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले इतने तेज और खतरनाक थे कि हर तरफ तबाही मच गई। बड़े बड़े इलाके बर्बाद हो गए और हालात अचानक बहुत खराब हो गए। इस हमले का असर इतना बड़ा था कि ईरान के सबसे बड़े नेता अली खामनेई भी इसमें मारे गए। इस एक घटना के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया, हालात और बिगड़ गए, और इसका असर धीरे धीरे दुनिया के कई देशों पर पड़ने लगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इस एक घटना के बाद पूरा मिडिल ईस्ट आग की तरह भड़क गया। हर तरफ तनाव और डर फैल गया। गुस्से में भरे ईरान ने बदला लेने का फैसला किया। इसके लिए उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, जो उसकी जगह और लोकेशन है। ईरान की सेना, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कहा जाता है, ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दुनिया के सबसे जरूरी रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि अब इस रास्ते से उसके दुश्मन देशों या उनका साथ देने वाले किसी भी देश का जहाज नहीं गुजरेगा। जो भी जहाज वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जाने लगा। 12 मार्च तक हालत इतनी खराब हो गई कि ईरान ने व्यापारी जहाजों पर 21 बार पक्के हमले कर दिए। इसका असर ये हुआ कि जहाजों का आना जाना करीब 70% तक कम हो गया और धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गया। अब आपको ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इतना अहम क्यों है और इसके बंद होने से भारत पर इतना बड़ा असर कैसे पड़ा। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे जरूरी तेल वाला रास्ता है, जिसे
ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में रुक सकती है। इसी रास्ते से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। साथ ही लगभग 27% एलपीजी गैस भी इसी रास्ते से अलग अलग देशों तक पहुंचती है। यही वजह है कि जब ये रास्ता बंद हुआ तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ा, जहां बड़ी मात्रा में तेल और गैस बाहर से आती है। भारत हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी गैस इस्तेमाल करता है। इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को बाहर के देशों पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है। इसमें से लगभग 60% गैस भारत विदेशों से मंगवाता है, यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली आधी से ज्यादा गैस बाहर से आती है। अब सबसे बड़ी और डराने वाली बात यह है कि इस बाहर से आने वाली गैस का करीब 90% हिस्सा कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे खाड़ी देशों से आता है। और इन सभी देशों से जो जहाज गैस लेकर भारत आते हैं, उन्हें एक ही रास्ते से गुजरना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। यही वजह है कि जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, भारत की गैस सप्लाई पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में बारूदी सुरंगें बिछा दी और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू कर दिए, हालात अचानक बहुत बिगड़ गए। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा। जो जहाज गैस लेकर भारत आ रहे थे वो रुक गए या रास्ता बदलने लगे। कुछ जहाज डर की वजह से निकले ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि भारत की आधे से ज्यादा कुकिंग गैस की सप्लाई एकदम से रुक गई। मतलब जो गैस रोज घरों तक पहुंचती थी वो रातों रात लगभग खत्म हो गई। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में रसोई गैस की कहानी सिर्फ इस्तेमाल तक नहीं है, इसके पीछे पूरा बड़ा हिसाब किताब चलता है। भारत हर साल करीब 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी गैस इस्तेमाल करता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी गैस हम खुद नहीं बना पाते। इस पूरी जरूरत में से लगभग 60% गैस हमें बाहर के देशों से मंगवानी पड़ती है। मतलब साफ है कि हम अपनी आधे से ज्यादा गैस के लिए दूसरों पर निर्भर है। अब अगर देखें कि ये गैस आती कहां से है, तो इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के तेल और गैस वाले देशों से आता है। करीब 85% से 90% गैस वहीं से आती है। यानी हमारी गैस सप्लाई काफी हद तक उन्हीं देशों पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ भारत खुद सिर्फ करीब 40% गैस ही बना पाता है। ये दिखाता है कि हमें अपना उत्पादन बढ़ाने की कितनी जरूरत है ताकि बाहर पर कम निर्भर रहना पड़े। सीधी बात यह है कि भारत का गैस सिस्टम एक संतुलन पर टिका है। एक तरफ जरूरत बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ बाहर पर निर्भरता ज्यादा है। इसी वजह से अगर सप्लाई में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो उसका असर सीधे आम लोगों की रसोई तक पहुंच जाता है। जो लोग दुनिया की राजनीति समझते हैं, उनका कहना है कि ये संकट अचानक नहीं आया। जनवरी 2026 से ही साफ दिख रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का रवैया ईरान के खिलाफ सख्त हो रहा है और कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। दुनिया के जानकार ये भी मान रहे थे कि अगर ऐसा हमला हुआ तो ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। मतलब पहले से ही खतरे के साफ संकेत मिल रहे थे। लेकिन आरोप ये है कि भारत सरकार ने इस साफ चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। न कोई पक्का बैकअप प्लान बनाया गया और न ही पहले से ज्यादा गैस मंगवाकर स्टोर किया गया। सीधी बात ये है कि तैयारी नहीं की गई और इसी नहीं का असर आज आम लोगों पर पड़ रहा है। कहीं लोग परेशान हैं, कहीं काम धंधा रुक गया है और कहीं लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में गैस की भारी कमी हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि अब काला बाजारी बहुत तेजी से बढ़ गई है। एनडीटीवी और दूसरे मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो घरेलू गैस सिलेंडर आम तौर पर सस्ता मिलता है, वो अब ब्लैक में 2000 रुपए से 3000 रुपए तक बिक रहा है। कुछ जगहों पर तो इसकी कीमत 6500 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर, जिसकी सही कीमत करीब 1883 रुपए से 1900 रुपए होनी चाहिए, वो भी अब ब्लैक में 5000 रुपए से लेकर 8000 रुपए और कहीं कहीं 10,000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। सीधी बात यह है कि गैस की कमी का फायदा उठाकर लोग जमकर मुनाफा कमा रहे हैं और आम आदमी मजबूरी में महंगा सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि छोटे काम धंधे भी पूरी तरह से बंद होने लगे हैं। देश के छोटे दुकानदार और मेहनत करने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। बेंगलुरु में भज्जी, बोंडा और समोसा बेचने वाले सैकड़ों छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। वजह साफ है, उनके पास ब्लैक में 8000 रुपए का
कमर्शियल गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है। एक दुकानदार दुखी होकर कहता है, हमारा मुनाफा बहुत कम होता है, बिना गैस के काम कैसे चलेगा? और अगर सच में गैस की कमी है तो फिर ब्लैक में 8,000 रुपए का सिलेंडर आ कहां से रहा है? वहीं दिल्ली में नागौरी चाय स्टॉल वाले ने मजबूरी में इलेक्ट्रिक स्टोव लगा लिया है, लेकिन उससे काम धीमा हो गया है और वो ग्राहकों को समय पर चाय नहीं दे पा रहे हैं। सीधी बात ये है कि गैस की कमी ने छोटे लोगों का काम धंधा ठप कर दिया है और उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। इसका असर फूड डिलीवरी पर भी साफ दिख रहा है। स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप्स पर ऑर्डर बहुत कम हो गए हैं। करीब 50% से 60% तक ऑर्डर गिर गए हैं। वजह ये है कि कई रेस्टोरेंट्स ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है और कुछ ने तो पूरी तरह से काम ही बंद कर दिया है। सीधी बात ये है कि गैस की कमी ने खाने के बिजनेस पर भी बड़ा असर डाल दिया है। इस पूरे संकट का सबसे दुखद असर सूरत और दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में दिख रहा है। सूरत का कपड़ा और डायमंड का काम देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से आए लाखों मजदूर काम करते हैं। अब गैस की कमी की वजह से छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए हैं। सिरेमिक की फैक्ट्रियां भी रुक गई हैं और जो कैंटीन मजदूरों को खाना खिलाती थीं, वो भी बंद पड़ गई हैं। सीधी बात ये है कि गैस की कमी ने मजदूरों का काम और उनका खाना दोनों छीन लिया है। अब हालत ये हो गई है कि गैस ब्लैक में 500 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। एक मजदूर की रोज की कमाई ही बस 400 से 500 रुपए होती है। ऐसे में वो गैस खरीदे या अपने परिवार का पेट भरे? जब काम भी बंद हो गया और खाने की दिक्कत होने लगी तो मजबूर होकर ये मजदूर अपने अपने घर वापस जाने लगे हैं। सचिन नाम का एक मजदूर जो सूरत में काम करता था, रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर कहता है, गैस की कमी से फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, काम नहीं है, पैसा खत्म हो गया है और कोई मदद भी नहीं कर रहा। भूखे मरने से बचने के लिए हम वापस बिहार जा रहे हैं। वहीं सीमा देवी नाम की एक मजदूर महिला बताती हैं कि उन्हें पिछले 15 दिनों से गैस नहीं मिली। छोटे सिलेंडर भी बाजार से गायब हैं। मजबूरी में उन्होंने शहर में गोबर के उपले जलाकर खाना बनाया, लेकिन आखिर में थक हार कर वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर वापस बिहार लौट रही हैं। ये हालत बिल्कुल 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन जैसी लग रही है, जब लोग मजबूरी में अपने घर लौट रहे थे। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट मालिक जावेद दुखी होकर कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे कारीगर वापस बिहार चले गए हैं। उनका पूरा परिवार इसी कमाई पर चलता था, लेकिन मैं कब तक अपनी जेब से पैसे देता रहूं, जब हर हफ्ते 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। सीधी बात ये है कि गैस की कमी ने लोगों का काम छीन लिया है और उन्हें फिर से घर लौटने पर मजबूर कर दिया है। इस बड़े संकट की सबसे दुखद बात ये है कि भारत में साफ सुथरे तरीके से खाना बनाने की जो कोशिश चल रही थी, वो पूरी तरह टूट गई है। मई 2016 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए थे। इससे एलपीजी इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या पूरे देश में 33 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। ये एक बड़ा बदलाव था जिसने करोड़ों महिलाओं को धुएं और फेफड़ों की बीमारियों से बचाया। देखो, बात साफ है, अगर आप 10 करोड़ नए लोगों को गैस देते हो तो उसी हिसाब से गैस की सप्लाई, स्टोर करने की जगह और पूरा सिस्टम भी बढ़ाना पड़ता है। यहीं पर सरकार सबसे ज्यादा चूक गई। उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस तो मिल गई, लेकिन उस गैस की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए कोई मजबूत इंतजाम नहीं किया गया। जैसे ही गैस की सप्लाई रुक गई, गाँव का हाल एकदम 10 साल पीछे चला गया। गैस न मिलने की वजह से लोग फिर से लकड़ी, कोयला और उपले जलाने लगे और इन चीजों की मांग अचानक बहुत बढ़ गई। केरल में आरा मशीनों और प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर लकड़ी लेने के लिए भारी भीड़ लग गई। यहाँ तक कि होटलों ने भी जलाऊ लकड़ी की मांग बढ़ा दी, जिससे इसके दाम भी बढ़ गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के गाँवों में वो औरतें जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद धुएं से आजादी पाई थी, अब फिर से अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वही जहरीला धुआं उठाने को मजबूर हैं। मोंगा बे जैसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हालत ने भारत की साफ ऊर्जा वाली योजना की कमजोर हकीकत सामने ला दी है। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं है, बल्कि आगे की सोच न करने का साफ सबूत है। वो औरत जो सोच रही थी कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं झेलना पड़ेगा, आज वही खुद थका हुआ और परेशान महसूस कर रही है। भारत सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास गैस का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सच कुछ और ही है। असल में भारत के पास एलपीजी का कोई मजबूत स्ट्रेटेजिक रिजर्व ही नहीं है। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सरकारी चूक यही है, भंडारण की नीति। जहां तक कच्चे तेल की बात है, भारत सरकार ने इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के तहत विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में बड़े अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाए हैं। इनकी कुल क्षमता
5.33 मिलियन मेट्रिक टन है, जो अभी 64% भरी हुई है। अगर कमर्शियल स्टॉक को भी जोड़ दें तो ये देश की 74 दिनों की कच्चे तेल की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन कुकिंग गैस को कभी खास अहमियत नहीं दी गई। नीति बनाने वालों ने एलपीजी को ऐसी चीज मान लिया कि इसकी सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। विशेषज्ञ और पॉलिसी एनालिस्ट बताते हैं कि भारत में एलपीजी का वितरण जस्ट इन टाइम मॉडल पर चलता है। मतलब जैसे ही जहाज गैस लेकर बंदरगाह पर आता है, उसे तुरंत बॉटलिंग प्लांट में भेज दिया जाता है और वहां से सीधे घरों तक। देश की सारी बॉटलिंग प्लांट्स और टर्मिनल्स मिलाकर मुश्किल से 18 से 22 दिन की सप्लाई ही रहती है। और अगर हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें, जो विशाखापत्तनम और मंगलुरु में खास गुफाओं में रखा है, तो उसकी कुल क्षमता सिर्फ 1.4 लाख टन है। इसे ऐसे समझिए, 140 करोड़ लोगों वाले देश में जहां 33 करोड़ घरों का चूल्हा गैस से चलता है, सरकार के पास इमरजेंसी के लिए सिर्फ 1.5 से 2 दिन की एलपीजी ही जमा थी। एलपीजी को जमा करना तकनीकी रूप से मुश्किल और महंगा है, क्योंकि इसे बहुत दबाव वाले क्रायोजेनिक चैम्बर में रखना पड़ता है। लेकिन जब देश की 90% कुकिंग गैस सिर्फ एक संकरी और विवादित समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर हो, तो बिना किसी बैकअप के रहना एक बड़ी और गैर जरूरी रणनीतिक गलती है। अगर सरकार ने उज्ज्वला योजना में सिर्फ गैस कनेक्शन देने के साथ साथ लंबे समय तक गैस स्टोर करने पर अरबों डॉलर खर्च किए होते, तो आज भूषण कुमार मित्तल जैसे बुजुर्ग को 5 घंटे लाइन में लगकर अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जब ये संकट आम आदमी के घर तक पहुंचा, तो सरकार का पहला रिएक्शन क्या था? समस्याओं को हल करने की बजाय सरकार ने सच को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। 12 मार्च 2026 को लोकसभा में हरदीप सिंह पुरी ने जोर देकर कहा कि देश में कोई गैस की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों की रसोई की आग ना बुझे, ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। बुकिंग से लेकर डिलीवरी का समय अभी भी 2.5 दिन है। कोई ड्राई आउट नहीं है। ये सिर्फ जनता का पैनिक है। नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की कि वे पैनिक क्रिएटर्स की बातों में ना आए, लेकिन जमीन पर सरकार के काम उनके बयानों को झूठा साबित कर रहे थे। कीमतों में बढ़ोतरी। अगर कोई गैस की कमी नहीं थी, तो 7 मार्च को अचानक घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाकर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 से 144 रुपए तक क्यों कर दिए गए? आपातकालीन आदेश। 8 मार्च को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर लागू किया गया। इस आदेश के तहत सभी भारतीय रिफाइनरियों को कहा गया कि वे पेट्रोकेमिकल्स बनाना छोड़कर सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी बनाएं। इससे 5 दिनों में एलपीजी का उत्पादन 28% बढ़ गया। बुकिंग में पाबंदी। अगर गैस काफी है, तो शहरों में घरेलू सिलेंडर बुकिंग का समय 25 दिन और गांवों में 45 दिन क्यों बढ़ा दिया गया? कमर्शियल कटौती। होटलों और रेस्टोरेंट्स को गैस की पूरी सप्लाई क्यों नहीं दी गई और सिर्फ उनकी जरूरत का 20% ही क्यों दिया गया? बाद में इसे बढ़ाकर 50% किया गया। पीएनजी का आदेश। 14 मार्च को सरकार ने उन लोगों को एलपीजी बुकिंग से रोक दिया जिनके घरों में पाइप्ड गैस लगी है, ताकि सिलेंडर बचाए जा सकें। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया। असम पुलिस ने चेतावनी दी कि गैस की कमी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये वही तर्क था जैसे कोविड के समय कहा गया था, टेस्टिंग बंद कर दो तो केस अपने आप कम हो जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर ईएसएमए के तहत कार्रवाई होगी। पूरे देश में करीब 12,000 जगहों पर छापे मारे गए। अकेले बिहार में पुलिस ने 23 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की, 419 सिलेंडर जब्त किए और 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें अररिया के फारबिसगंज, सहरसा, मधेपुरा और शिवहर के मामले शामिल हैं। बेशक संकट के समय कालाबाजारी रोकना जरूरी है, लेकिन पुलिस के डंडे से गैस नहीं बनती। जब सिस्टम में रिजर्व ही नहीं है, तो सप्लायर क्या बांटेगा? हालात बिगड़ते देख और हर तरफ से दबाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने तुरंत कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जब हॉर्मुज रास्ते से जहाज नहीं आ पा रहे, तो अब भारत ने दूसरे देशों की तरफ रुख किया है। अब भारत अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अर्जेंटीना और रूस से इमरजेंसी गैस मंगा रहा है। खास बात यह है कि अर्जेंटीना, जिसने 2024 से पहले कभी भारत को गैस नहीं दी थी, अब बड़ा सप्लायर बन गया है। 2026 के पहले 3 महीनों में ही अर्जेंटीना ने करीब 50,000 टन एलपीजी भारत भेजी है, जो पिछले साल से लगभग दोगुनी है। इसके साथ ही अमेरिका से
आने वाली गैस बहुत तेजी से बढ़ी है। नए आंकड़ों के मुताबिक अब अमेरिका से आने वाली गैस की मात्रा खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई से भी ज्यादा हो गई है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार ईरान से चुपचाप बात कर रहा है ताकि हमारे जहाज हॉर्मुज से निकल सकें। ईरान, जो चीन जैसे देशों को रास्ता दे रहा है, उसने भारत के लिए भी थोड़ा नरम रुख दिखाया है। भारतीय नौसेना की निगरानी में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2 बड़े जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित हॉर्मुज पार करके भारत पहुंच चुके हैं। अब जगवसंत और पाइन गैस नाम के 2 और बड़े जहाज भी ईरान के किनारे किनारे चलकर सुरक्षित रास्ते से आ रहे हैं। इन सब के बीच भारत सरकार ने 19 मार्च 2026 को 497 करोड़ रुपए की रिलीफ स्कीम शुरू की है ताकि एक्सपोर्ट करने वालों का नुकसान कम हो सके। इस योजना में छोटे एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए 100% तक का जोखिम कवर मिलेगा और माल भेजने के किराए में 50% तक की छूट भी दी जाएगी। यह फायदा खासकर उन लोगों को मिलेगा जिनका माल यूएई, सऊदी अरब, ईरान जैसे मध्य पूर्व के 17 से 18 देशों में फंसा हुआ है या भेजा जाना है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई ये भी है, शिवालिक या नंदा देवी जैसे एक बड़े जहाज में करीब 46,000 टन गैस आती है। 2 जहाज मिलाकर करीब 92,700 टन गैस भारत पहुंची है। सुनने में ये बहुत लगता है, लेकिन भारत हर रोज करीब 80,000 से 90,000 टन गैस इस्तेमाल करता है। मतलब ये दोनों जहाज मिलकर सिर्फ 1 या सवा दिन की ही जरूरत पूरी कर पाएं। ऊपर से अमेरिका या अर्जेंटीना से जहाज आने में 30 से 40 दिन लग जाते हैं। इसलिए ये राहत असल में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही है। अभी हर आदमी के मन में बस एक ही सवाल है, मेरा अगला गैस सिलेंडर कब मिलेगा? ये परेशानी आखिर कब खत्म होगी? एक्सपर्ट्स और बड़े रिसर्च ग्रुप्स के मुताबिक ये संकट कब खत्म होगा, ये 3 से 4 अलग अलग हालात पर निर्भर करता है। अगर जल्दी शांति हो जाए, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में समझौता कर लें, तो हालात जल्दी ठीक हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लड़ाई जल्द खत्म होगी, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजद्दबा खामनेई ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका मध्य पूर्व से बाहर नहीं जाता, हमले चलते रहेंगे। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट उड़ाने की धमकी दी है और जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज को पूरी तरह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अमेरिका, अर्जेंटीना और रूस से जहाज लगातार आते रहें, लेकिन दिक्कत ये है कि ये गैस महंगी पड़ती है और भारत तक पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। तीसरा तरीका ये है कि बिना लड़ाई रुके ही ईरान हॉर्मुज का रास्ता खोल दे और जहाजों को जाने दे, लेकिन अभी इसकी उम्मीद कम है क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि उसके दुश्मनों का 1 लीटर तेल भी नहीं जाने दिया जाएगा। चौथा तरीका ये है कि भारत ईरान से सीधे बात करके अपने जहाजों के लिए पक्का सुरक्षित रास्ता तय कर ले, लेकिन अभी एस जयशंकर के मुताबिक कोई एक साथ सबके लिए समझौता नहीं हुआ है। हर जहाज के लिए अलग अलग परमिशन लेनी पड़ रही है। सीधी बात ये है कि जब तक लड़ाई पूरी तरह शांत नहीं होती और हॉर्मुज ठीक से नहीं खुलता, तब तक गैस की कमी बनी रहेगी। कम से कम 4 से 8 हफ्ते यानी 1 से 2 महीने और लग सकते हैं और ये भी सबसे कम अंदाजा है। तो अब सवाल ये है कि इस बीच आम आदमी क्या करे? कुछ आसान और काम के तरीके हैं जो इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आपके इलाके में बिजली ठीक रहती है तो इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करना सबसे अच्छा बैकअप है। गैस की कमी की वजह से ऑनलाइन साइट्स पर इसकी बिक्री 30 गुना तक बढ़ गई है। अगर आपके शहर में पीएनजी गैस मिलती है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये गैस पाइपलाइन से आती है, इसलिए हॉर्मुज पर सीधा निर्भर नहीं रहती। अभी सरकार भी पीएनजी कनेक्शन देने में जल्दी कर रही है और कई जगह पर 24 घंटे के अंदर अप्रूवल भी मिल रहा है। अगर कोई आपको ब्लैक में महंगा सिलेंडर बेच रहा है तो चुप मत रहें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये बड़ा अपराध है। तुरंत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-1400 पर कॉल करें या अपने इलाके के डीएम को शिकायत करें। डर के कारण जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा मत करें। आपके एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखने से किसी और के घर का चूल्हा बंद हो सकता है। गांव देहात में बिजली का कोई अता पता नहीं रहता, इसलिए वहां इंडक्शन के सहारे पेट नहीं पलता। नतीजा, हमारे गांव आज फिर से उसी दम घोटू धुएं वाले दौर में धकेल दिए गए हैं। इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक पहलू वो माँ है जिसने बड़ी मिन्नतों के बाद उस जहरीले चूल्हे से छुटकारा पाया था। जिस माँ ने सुकून की सांस ली थी कि अब उसके बच्चों के फेफड़ों में जहर नहीं जाएगा, आज वही माँ फिर
फिर से लकड़ी और उपले बटोरते हुए अपनी जलती आंखों से आंसू पोंछ रही है। सच तो ये है कि ये औरतें इस गैस संकट की सबसे भारी कीमत अपनी सांसों से चुका रही हैं। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि रातों रात गैस गायब हो गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जिस तंत्र के कंधों पर हमें सुरक्षित और तैयार रखने की जिम्मेदारी थी, वो गहरी नींद में सो रहा था। मार्च 2026 का ये गैस संकट हमको साफ दिखा दिया कि देश की हालत अभी भी एनर्जी के मामले में कमजोर है। हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, चांद मंगल तक पहुंच गए, लेकिन सच ये है कि हमारी रोज की जरूरत वाली गैस आज भी बाहर के देशों पर ही टिकी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत अच्छा कदम था। इससे गांव की महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से राहत मिली, लेकिन दिक्कत ये है कि आगे के लिए सही तैयारी नहीं हुई। जितना गैस स्टोर करने का इंतजाम होना चाहिए था, बड़े बड़े स्टोरेज बनना चाहिए था, उतना काम नहीं हुआ। सरकार ने ज्यादा ध्यान कनेक्शन बांटने और दिखाने पर दिया, लेकिन मुश्किल टाइम में क्या करना है उसकी तैयारी कम रही। आज हालत ये है कि मजदूर लोग भूखे पेट सड़कों पर चल रहे हैं। सूरत से लेकर तिरुपुर तक की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और पंजाब के भूषण कुमार मित्तल और यूपी के मुख्तार अंसारी जैसे बुजुर्ग गैस के लिए लाइन में लगकर अपनी जान तक खो रहे हैं। तो ये सिर्फ बाहर के देशों की गलती नहीं है, बल्कि हमारे अपने सिस्टम की भी पूरी तरह से फेल होने की कहानी है। ये संकट शायद कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएगा। अमेरिका और ईरान का मामला शांत हो जाएगा, हॉर्मुजिस का रास्ता फिर खुल जाएगा, जहाज आने लगेंगे और हमारे घरों में गैस फिर से जलने लगेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? क्या सरकार आगे के लिए 90 दिन का गैस का स्टॉक तैयार करेगी? क्या हम सोलर, बायोगैस जैसे दूसरे साधनों पर ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर हम फिर से सब भूल जाएंगे और अगली परेशानी, अगली रुकावट और गैस के लिए फिर लंबी लाइनों का इंतजार करेंगे? दोस्तों, ये संकट सिर्फ अखबारों की कोई हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारे और आपके घरों की धधकती सच्चाई है। क्या आपके शहर या गांव में भी गैस को लेकर ऐसे ही हालात हैं? नीचे कमेंट करके हमें अपनी या अपने आसपास के लोगों की हकीकत जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस सोए हुए तंत्र तक आम आदमी की ये आवाज पहुंच सके। और देश दुनिया के ऐसे ही अनकहे मुद्दों का असली पहलू गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।